नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम एकेडमी पर, जहां सफलता ही है हमारा लक्ष्य। मैं हूं प्रेम और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ एक नए लेक्चर के साथ में। तो दोस्तों सभी को सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, व्हाट एवर यू फील कनेक्टेड। तो अभी तक हमने जो है पॉलिटी पे विषय पे चर्चा कर रहे थे। मैंने 2 लेक्चर्स जो है आपके पॉलिटी के ले लिए थे और आज मैं तीसरा लेक्चर लेने के लिए आप लोगों के साथ में आपकी क्लास में जो है उपस्थित हुआ हूँ। तो आशा करता हूँ कि जैसे कि 2 लेक्चर्स में हमने अपनी बात रखी, आपसे कनेक्ट हो पाए, वैसे ही आज हम तीसरे लेक्चर में भी आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो हम लोग दोस्तों चर्चा कर रहे थे सारे अधिनियम के बारे में, जो एक पृष्ठभूमि थी, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, उसके बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे। अब हम उसमें आगे की चर्चा और करने वाले हैं। तो हमारा पहला अधिनियम था, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे, और भी कई सारे अधिनियम थे जिनके बारे में हम चर्चा कर लिए थे। तो 1857 की क्रांति के बाद में और बहुत सारे कई सारे जो 3 महत्वपूर्ण अधिनियम थे, 61, 92 और जो है अधिनियम 1919 का, इन तीनों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने 1876 के अधिनियम तक की बात कर ली थी। 1876 के अधिनियम में हुआ क्या था दोस्तों? तो 1876 के अधिनियम में हम लोगों ने एक बात जान ली थी कि 28 अप्रैल 1876 में जो अधिनियम आया, उसके अंतर्गत क्या किया गया, एक घोषणा पत्र जारी हुआ। कब? 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल 1876 को इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि जो महारानी विक्टोरिया थी, उनको भारत की साम्राज्ञी या क्वीन, जो है इंडिया की क्वीन घोषित कर दिया गया। तो इस एक्ट के बाद में जो हम बात करने वाले थे, एक्ट 1892 की बात करने वाले थे, 1892 के अधिनियम की बात करने वाले थे। तो दोस्तों इस 1892 के अधिनियम में बहुत महत्वपूर्ण सुधार किए गए या बहुत महत्वपूर्ण कानून बनाए गए। तो उन सभी आयामों से हम जुड़ेंगे, आप जुड़े रहिए बस हमारे साथ में। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं 1892 के अधिनियम की। तो इस 1892 के अधिनियम में क्या हुआ, केंद्रीय और जो हमारी राज्य विधानसभाएं थी, उनमें क्या किया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। कैसे? प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। दोस्तों आप लोगों से मैं एक बात जानना चाहता हूं कि मैं जो है पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड पे लिखता हूं, तो आपका सजेशन चाहिए कि मैं पहले से बोर्ड पे लिख के रखूं, आपको बाद में पढ़ाऊं, या पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड पे लिखूं? तो इस बात पे आप कमेंट करके मुझे सजेशंस जो है कमेंट में बता दीजिएगा। तो आगे चलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, केंद्रीय तथा प्रांतीय जो विधान परिषदें थी 1892 के अधिनियम में, कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में क्या अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। कैसे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, 1892 का अधिनियम। तो इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया, केंद्रीय और जो है प्रांतीय विधान परिषदों में क्या किया गया, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। और क्या किया गया, परिषद में भारतीय सदस्यों को, परिषद में क्या, भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने के लिए और सरकार से सवाल पूछने का जो है प्रावधान किया गया। क्या कि सरकार से जो भारतीय सदस्य जो शामिल हुए थे प्रांतीय विधान परिषदों में और केंद्रीय विधान परिषदों में, अब उनको यह अधिकार दे दिया गया कि वो सरकार से सवाल कर सकते हैं और बजट पर भी बहस कर सकते हैं। कौन से? केंद्रीय बजट पर भी बहस कर सकते हैं। तो यहां तक हमने इतनी बातें जान ली। और केंद्रीय विधान परिषद में जो न्यूनतम सदस्य संख्या थी कितनी, उसको 10 सदस्य संख्या को बढ़ाकर कितनी सदस्य संख्या कर दी गई, 16। और ये कहां थी, केंद्रीय विधान परिषद में। कहां? केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य संख्या 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 16 कर दी गई। तो ये इतनी बातें हम लोगों ने जान ली। इसमें क्या हुआ कि इस अधिनियम के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें क्या हुआ कि केंद्रीय तथा जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद थे, उसमें क्या कहा गया कि गैर सरकारी सदस्यों को भी, गैर सदस्य सरकार सदस्यों का भी परोक्ष रूप से चुनाव करके उनको इसमें शामिल किया जाएगा। कैसे? परोक्ष रूप से चुनाव करके उनको इसमें शामिल किया जाएगा। किसमें? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में उनको शामिल किया जाएगा। तो ये हमने बात कर ली 1892 के अधिनियम की। आपको मेरी बातों पे ही ध्यान देना है, क्योंकि मैं आज बोर्ड पे बहुत कम लिखने वाला हूं। तो आप हर एक पॉइंट को बहुत ही बाखूबी और बहुत ही बारीकी से समझिएगा कि मैं कौन सी बात क्या बोल रहा हूं। जो महत्वपूर्ण बात होगी मैं उसको बोर्ड पे भी लिख दूंगा। तो हम लोगों ने जान लिया 1892 के अधिनियम की सारे जो आयाम थे, उन सारे आयामों पे चर्चा कर ली। तो चलिए अगला जो अधिनियम हम पढ़ने वाले थे, 1909 का अधिनियम, 1909 के अधिनियम के बारे में चर्चा करने वाले थे।
तो 1909 के अधिनियम को एक और नाम से जाना जाता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? 1909 का अधिनियम, या इसको कहते थे मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। तो इस नाम से भी हम इसको जानते थे। तो पहले तो हम जान लेते हैं मार्ले और मिंटो कौन थे। तो मार्ले कौन थे दोस्तों? 1919 के दरमियान उस समय में मार्ले कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे। कौन थे? भारत के राज्य सचिव। और मिंटो कौन थे? वायसराय। मिंटो कौन थे? वायसराय। तो दोनों लोगों के बारे में हम लोग जान लिए कि मार्ले कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे। और मिंटो कौन थे? भारत के वायसराय थे उस टाइम। ठीक है, इसमें क्या किया गया? इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें थी उनके आकार में क्या वृद्धि की गई? केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में क्या किया गया? वृद्धि की गई, वृद्धि की गई। और जो सदस्यों की संख्या 16 थी, जो मैंने 1892 के एक्ट में जो बताया मैंने आपको, ये सदस्य संख्या 16 से बढ़कर कितनी कर दी गई? 60। और ये कहां थी? केंद्रीय विधान परिषद में। कहां? केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या को 16 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया। तो यहां तक हमने बात अपनी खत्म कर ली। तो चलिए आगे जुड़ते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत क्या किया गया कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की परिषद से एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। क्या? पहली बार किसी भारतीय सदस्य को, पहली बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहली बार किसी भारतीय सदस्य को वायसराय की परिषद के साथ में एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और पहले सदस्य कौन बने? पहले सदस्य हमारे बनते हैं आपके सत्येंद्र। पहले कौन बनते हैं? सत्येंद्र प्रसाद, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इनको किस रूप में निर्वाचित किया जाता है? किस रूप में जोड़ा जाता है? तो इनको बनाया जाता है विधि सदस्य के रूप में। ये पहली बार क्या जो है वायसराय की परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान होता है। तो इस बात पे भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको ध्यान रखिएगा कि पहली बार जो है वायसराय की परिषद में के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। और पहले सदस्य विधि सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस बात को हम बहुत ध्यान रखेंगे। और इसमें एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, उस बात पे भी चर्चा कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया गया कि जो मुस्लिम जो सदस्य चुने जा रहे थे परिषद में, जो मुस्लिम सदस्य चुने जा रहे थे, वो सिर्फ मुस्लिम मतदाताओं के वोट से चुने जा रहे थे। किससे? मुस्लिम जो सदस्य चुने जा रहे थे, जो मुस्लिम सदस्य चुने जा रहे थे, मुस्लिम सदस्य, वो मुस्लिम मतदाता ही चुनते थे। कौन? मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम मतदाता। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया? ये कैसा हो गया? एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो गया। कैसा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। तो इसके बारे में भी हमने जान ली। अब दोस्तों आती है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की अगर बात हुई है तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मिंटो जो थे हमारे, लॉर्ड मिंटो, इनको क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। इनको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कहा जाता है। और एक इसमें लास्ट बात रह गई है, उस बात पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। फिर चलते हैं अपने 1919 के अधिनियम, जिसको भारत शासन अधिनियम या 1919 का भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो चलिए इसमें लास्ट बात जो चर्चा करने लायक है उस बात पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसके द्वारा क्या किया गया कि प्रेसिडेंसी, कारपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई। क्या? अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर दी गई। तब इतनी बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली कि जो एक्ट था जो हमारा
1909 का पार्लियामेंटरी सुधार, उसके बारे में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो सारे आयाम थे वो हम लोगों ने देख लिए। अब चलते हैं हमारा जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आता है उस बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। किसके? 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ कि 20 अगस्त 1917 में, 20 अगस्त 1917, ध्यान रखिएगा ये डेट, 20 अगस्त 1917 को क्या ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य क्या था कि भारत में क्रमिक रूप से सरकार चलाना है। पहली बार यह घोषणा की कब? 1917 में, कि ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा कि उसका उद्देश्य जो है भारत में क्रमिक रूप से अपनी सरकार चलाना है। जब मैंने बताया था आपको पिछली कक्षा में कि 1857 के बाद में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ये मान लेती है कि अब जो है भारत में व्यापार करना भारतीय लोगों की सहायता के बिना संभव नहीं है। उसी क्रम में उन लोगों ने ये बात भी बोली कि क्या कि भारत में अब जो है वो क्रमिक रूप से सरकार चलाना चाहते हैं, क्रमिक रूप से सरकार चलाना चाहते हैं, या क्या उत्तरदायी सरकार का प्रावधान करना चाहते हैं, उत्तरदायी सरकार का प्रावधान करना चाहते हैं। इसी के चलते 1919 में क्या होता है? 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया जाता है। कब? 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया जाता है, जो कब लागू होता है? हमारा 1921 में लागू हो जाता है। कब? 1921 में लागू हो जाता है। और इस कानून को एक और नाम से जाना जाता है, इस कानून को एक और नाम से जाना जाता है। इसका नाम था क्या? चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है। कई बार परीक्षाओं में इस नाम से क्वेश्चन बन के आता है कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अवार्ड जो है 1919 के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बातें सही हैं। तो उनमें से 4-5 पॉइंट आपसे पूछ लेगा, या पूछ लेगा निम्न में से कौन सी बात असत्य है या गलत है। तो आपको यहां पे ये फंसा सकता है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड की जब बात आई है तो मॉन्टेग कौन थे उस टाइम? कौन थे ये? भारत के राज्य सचिव थे। मॉन्टेग कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे। और चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय। चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय। तो हमने इन दोनों के बारे में भी जान ली। तो चलिए इस अधिनियम के बारे में हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण आयाम थे वो बातों पे हम लोग चर्चा कर लिए हैं। तो चलिए 1919 का जो अधिनियम यही था, जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम था, इसमें जो महत्वपूर्ण जो विशेष बातें थी उन विशेष बातों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, या विशेषताओं पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या हुआ इस अधिनियम के अंतर्गत? क्या हुआ कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली का क्या हुआ? प्रावधान किया गया। कैसा? द्वैध शासन, डायआर्की सिस्टम का क्या प्रावधान किया गया? डायआर्की सिस्टम का प्रावधान किया गया। और क्या? प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। कैसे? प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। तो प्रांतीय विषयों को किन 2 भागों में बांट दिया गया? हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर क्या होता था? हस्तांतरित विषयों पर क्या? गवर्नर का शासन होता था। किसका? गवर्नर का शासन होता था। और आरक्षित विषयों पर किसका शासन होता था? आरक्षित विषयों पर गवर्नर की कार्यपालिका का शासन होता था। किसका? कार्यपालिका का। गवर्नर की कार्यपालिका का शासन होता था। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बातें जो थी कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत डायआर्की सिस्टम या द्वैध शासन प्रणाली का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में बांट दिया गया। और दूसरी बात क्या थी? इनमें क्या इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया कि केंद्र में क्या द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई। कैसी? द्विसदनात्मक जो है विधायिका की क्या व्यवस्था की गई। और ये कौन कौन से थे? लोकसभा और राज्यसभा
राज्यसभा का गठन किया गया। कैसा? लोकसभा और राज्यसभा का क्या गठन किया जाता है इस 1919 मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत। तो ये दो बातें हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण थी वो बातों पे हमने चर्चा कर ली। तो चलिए हम अब इसमें आगे की बात करते हैं। तो आगे क्या होता है? इसमें आगे क्या होता है? इसके अंतर्गत क्या कि प्रथम राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा स्थापित की गई। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि प्रथम राज्य परिषद और द्वितीय केंद्रीय विधानसभा स्थापित की गई। ठीक है, जिसकी सदस्य संख्या कितनी थी? मैंने आपको बताया था केंद्रीय विधान परिषद जो थी उसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 60। हमने आपको अभी पहले बताया था, पहले कितनी थी? 10, फिर कितनी हुई? 16, फिर कितनी हो गई? 60। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों के कितनी? 10, 16 और 60। तो इस बात पे भी हम लोगों ने चर्चा कर ली, इस बात पे भी चर्चा हो गई। इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी वो क्या थी कि सांप्रदायिक आधार पर जो है मतदान या सदस्य चुनने की व्यवस्था की गई। सांप्रदायिक आधार पर मतलब क्या कि यूरोपियों को यूरोपी, आंग्ल भारतीयों को आंग्ल भारतीय, सिखों को सिख और मुस्लिमों को मुस्लिम मतदाता ही सदस्य चुन सकते थे। या इस सिद्धांत को विस्तारित कर दिया गया कि जो है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को जो है और ब्रॉड बना दिया गया और उसमें वृद्धि कर दी गई। ठीक है, तो ये बात भी हम लोगों ने समझ ली अच्छे से। और क्या किया गया कि इसमें क्या हुआ कि लोगों के इनकम के हिसाब से, उनकी जमीनों के हिसाब से या उनकी शिक्षा के हिसाब से उनको मताधिकार प्रदान किया गया। किस किस आधार पे? संपत्ति के आधार पे, या तो संपत्ति के आधार पे, ठीक है, कर के आधार पे या जमीन के आधार पे। ठीक है, जमीन के आधार पर या शिक्षा के आधार पर क्या लोगों को मताधिकार प्राप्त किया, सीमित मताधिकार जो है इस अधिनियम के अंतर्गत दे दिए गए। ठीक है, तो इस बात पे भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। 1926 में एक और महत्वपूर्ण बात होती है इस अधिनियम के अंतर्गत कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन होता है। कब? 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए क्या एक लोक सेवा आयोग का गठन होता है। कब? 1926 में लोक सेवा आयोग का, लोक सेवा आयोग का। यह किस लिए था? यह सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसको क्या? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, कब? 1926 में। 1926 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी क्या कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। पहली बार कब वोट का अधिकार दिया गया? महिलाओं को क्या वोट का अधिकार जो है दिया गया। महिलाओं को वोट का अधिकार, राइट टू वोट, किसको? प्रोवाइडेड टू वुमेन्स बाय चेम्सफोर्ड एक्ट इन इंडिया। तो ये बात हम लोगों ने जान ली। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि 8 प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया। किसमें? 8 प्रांतों में। 8 प्रांतों में क्या विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषदों का गठन किया गया। विधान परिषदों का गठन किया गया। इसके लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, या फिर आप याद कर ले तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने ट्रिक क्या बनाई थी? B3 पुम्मा। B3 पुम्मा। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। मैं एक एक करके सारे प्रांतों के नाम और उनकी सदस्य संख्या आपको बताऊंगा। तो B3 यानी कि 3B, बिहार, बंगाल और बंबई। बिहार, बंगाल और बंबई। इसका बिहार, बंगाल और बंबई। तो ये 3 B3 हो गया। पुम्मा की बात जब हम करते हैं, पुम्मा की बात करते हैं तो क्या? P पंजाब,
पंजाब, यू की बात करते हैं तो उड़ीसा, एम की बात करते हैं तो मध्य प्रांत, और दूसरे एम की बात करते हैं तो जो है हमारा मद्रास, इसकी बात करें अगर तो हम मद्रास, और ए की बात करें तो ये क्या था, असम। तो 8 प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया। उसको आप याद रख सकते हैं B3 पुम्मा नाम से, या बी से बंबई, बिहार और बंगाल, पी से आपका पंजाब, यू से उड़ीसा, एम से मध्य प्रांत, और एम से जो आपका मद्रास, और ए से असम। इन 8 प्रांतों में क्या विधान परिषदों का गठन किया गया, किसके अंतर्गत, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत इन 8 प्रांतों में विधान परिषदों का गठन किया गया। अब जो है इस एक्ट की बहुत महत्वपूर्ण बात आती है क्या, कि इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग, आप लोगों ने जो है साइमन कमीशन के बारे में सुना होगा, तो इसी एक्ट के अंतर्गत एक जो है वो विधि आयोग जो होता है, जो वैधानिक आयोग होता है, साइमन कमीशन, वैधानिक आयोग, या इसको, ये कौन सा आयोग था, साइमन कमीशन को जो है गठित किया गया, और कहा गया क्या कि 10 साल बाद ये जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। साइमन कमीशन कब, 10 साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। लेकिन क्या हुआ, साइमन कमीशन ने 2 वर्ष पूर्व ही 1927 में साइमन कमीशन जो है भारत आता है। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन भारत आ जाता है और 2 वर्ष पूर्व ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है। कब, 2 वर्ष पूर्व ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो इस वैधानिक आयोग साइमन कमीशन के बारे में हम लोग विधिवत चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत इतिहास में कुछ ऐसे पहलू थे जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। जैसे लाला लाजपत राय की मृत्यु का कारण ये साइमन कमीशन जो आया था भारत, ये जो वैधानिक आयोग था, इसी के कारण होता है। तो साइमन कमीशन आयोग क्या था कि 1927 में लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को दिल्ली बुलाया और कहा कि हम जो है भारत में एक वैधानिक सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके लिए साइमन कमीशन क्या भारत आएगा। साइमन कमीशन भारत आएगा। ये कितनी 7 सदस्यीय आयोग था, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। देखिए, इसके लिए इतिहास में मुझे लगता है कि प्रॉपर जानकारी नहीं है। ये साइमन कमीशन सिर्फ जो है वैधानिक सुधार के लिए नहीं, ये एक प्रकार से समझ लीजिए किसी एक पर्टिकुलर समुदाय की स्थिति की जानने के लिए कहा। इसके पीछे जो है बाबा साहब अम्बेडकर या डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी सिफारिश की और कहा कि दलितों पिछड़ों को जो है भारत में दोहरी गुलामी झेलनी पड़ रही है। पहली तो किसकी, ब्रिटिश की, और दूसरी क्या, जो भारतीय जमींदार, भारतीय जो सत्तारूढ़ लोग हैं, उनकी भी गुलामी झेलनी पड़ रही है। तो इस बात की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक ये जो वैधानिक आयोग साइमन कमीशन बनाया। ये इस बात की समीक्षा करने के लिए भारत आता है। लेकिन गांधी इससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। क्या, गांधी इससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि जो है दलितों की स्थिति में, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर इस तरह का विरोध हुआ इतिहास में तो आखिर क्यों था। अगर सिर्फ इस बात को मानूं कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो आप इस विषय को बहुत ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। बहुत सारी बुक्स होंगी, बहुत सारे रेफरेंसेस होंगे इसके बारे में, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हालांकि हम बात पे चर्चा करते हैं अपनी। तो 7 सदस्यीय जो ये आयोग था, ये भारत में जो है समीक्षा करने आता है। वैधानिक सुधार के लिए जो है एक आयोग का गठन किया जाता है। इसको किसने, इस आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, लॉर्ड साइमन। कौन अध्यक्ष, कौन होता है इसका अध्यक्ष, कौन होता है, लॉर्ड साइमन।
लॉर्ड साइमन, 7 सदस्यीय जो आयोग था ये, इसमें क्या कहा गया, इसमें हुआ क्या कि जो है इसका जब ये भारत आया पहली बार, जब ये कमीशन भारत आया तो इसका जो है हर तरीके से विरोध किया। आपने बहुत सारे नारे सुने होंगे, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरह के नारे जो है गांधी जी के जो है प्रतिनिधित्व में बहुत इसका विरोध हुआ। और इसमें हुआ क्या, जब इसका विरोध कब, लाहौर में जब इसका विरोध हो रहा था, लाहौर में जब इसका विरोध हो रहा था तो लाला लाजपत राय सैंडर्स की लाठियों से घायल हो गए और उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। कौन, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। कहां, लाहौर में। और इसी तरह का जो पूरे भारत में जो है इस कमीशन का विरोध चल रहा था, आपका लखनऊ में, पटना में, बिहार में, इस कमीशन का हर जगह विरोध हो रहा था। ठीक है, कांग्रेस, अब उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस का एक मद्रास अधिवेशन होता है, कब, 1927 में मद्रास अधिवेशन, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन, पूरी बात कर लेते हैं, कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन ये 1927 में होता है। और यहां क्या, गांधी इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर देते हैं, किसका, साइमन कमीशन का, साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन ने जो है अपनी रिपोर्ट 2 वर्ष पूर्व जो है 27 मई 1930 को प्रस्तुत कर दी और कुछ बातों पर जो है क्या, प्रमुख सिफारिशें की, कुछ प्रमुख सिफारिशें की। तो साइमन कमीशन ने किन सिफारिशों के बारे में बात की, उस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ में। मैं कोशिश करता हूं कि आप बोर ना हो लेक्चर से, जितना आप कनेक्ट हो पाएंगे चीज़ों से, उतना अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है, अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं बनाएंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। हालांकि आपको पढ़ना है, आपकी मजबूरी है, आप चाहें जैसे पढ़ें, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो ये जो लेवल है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूं, यहां से आप पीसीएस तक के क्वेश्चन उठाएंगे तो दूर नहीं जाने वाले हैं। तो साइमन कमीशन की जो प्रमुख सिफारिशें थीं, उन सिफारिशों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो पहली सिफारिश इनकी क्या थी, कहा 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत लागू डायआर्की सिस्टम को क्या, कंटिन्यू रखा जाए, द्वैत शासन व्यवस्था को क्या किया जाए, कंटिन्यू रखा जाए। कहा कि जो हस्तांतरित और आरक्षित विषय हैं उन पर गवर्नर तथा गवर्नर की कार्यपालिका का शासन चलता रहना चाहिए। इस बात की सिफारिश की साइमन कमीशन ने। दूसरी बात क्या की, कहा संघीय स्वरूप का, किसका, संघीय स्वरूप का, संघीय स्वरूप का संविधान लागू किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कहा संघीय स्वरूप का संविधान लागू किया जाए, संघीय स्वरूप का संविधान लागू किया जाए। तो इस बात पे भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। और तीसरी बात क्या थी, कहा कि उच्च न्यायालय को भारत की सरकार के नियंत्रण में रखा जाए। तीसरी बात क्या थी कि उच्च न्यायालय जो था, उच्च न्यायालय उसको क्या, भारत की सरकार के नियंत्रण में रखा जाए। तो ये 3 जो बहुत महत्वपूर्ण बातें थी उसमें को हमने जान ली। और क्या कहा, बर्मा, अभी का प्रेजेंट टाइम बर्मा क्या है, म्यांमार। कहा म्यांमार को भारत से अलग किया जाए, उड़ीसा एवं सिंध प्रांत को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। क्या कहा, पहली बात तो ये कि जो बर्मा या म्यांमार था उसको क्या कहा कि भारत से अलग किया जाए, सिंध प्रांत तथा उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। ये बात, ये सिफारिश भी थी किसकी, साइमन कमीशन, जो 1927 में भारत आया था। और क्या कहा, जो प्रांत, हम लोगों ने अभी बात की थी कि केंद्रीय जो विधानमंडल था उसमें सदस्यों की संख्या पहले 10, फिर 16, फिर 60 हो गई, लेकिन जो प्रांतीय विधानमंडल था उसमें सदस्यों की संख्या काफी कम थी। तो इस बात की सिफारिश की साइमन कमीशन ने, कहा प्रांतीय विधानमंडलों में क्या किया जाए, सदस्यों की संख्या को और बढ़ाया जाए, सदस्यों की संख्या को और बढ़ाया जाए। और क्या कहा कि हर 10 वर्ष में संविधान आयोग की नियुक्ति हो, नियुक्ति
की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। कहा जो हर 10 वर्ष में जो संविधान आयोग बनता है और जो संविधान पे कार्य करते हैं लोग, उस व्यवस्था को क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए। उस व्यवस्था को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। उस व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। तो ये इस साइमन कमीशन की क्या जो महत्वपूर्ण बातें थी, उस बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो दोस्तों हुआ क्या, माफ कीजिएगा, थक जाते हैं हम भी बोलते बोलते। आप लोग जुड़े रहिए विषय के साथ में। तो जब साइमन कमीशन का बहुत ज्यादा विरोध होने लगा, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो फिर क्या हुआ कि जब ये सफल नहीं हो सका, साइमन कमीशन ने जो है अपनी रिपोर्ट तो प्रस्तुत कर दी, लेकिन जो समीक्षा करनी थी वो सही से नहीं हो सकी। तो क्या कहा कि जो है जो वैधानिक रूप से जो सरकार चलाने का मामला था, उसके क्या कहा, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करेंगे, 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करेंगे, ठीक है, और वहां पे जो है इन सब बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन आप इतिहास में जानते हैं कि इन गोलमेज सम्मेलनों का कोई खास औचित्य रहा नहीं, कोई जो है ऐसा कोई निर्णायक बिंदु नहीं हुआ जो भारत में वैधानिक आयोग जो है या वैधानिक जो चीज़ों को सही कर सके। तो इसके आगे क्या हुआ, ये जो साइमन कमीशन था यही आगे चलकर 1935 के जो भारत शासन अधिनियम था उसी का आधार बनता है। ये साइमन कमीशन जो था ये 1935 के भारत शासन अधिनियम का आधार बनता है। तो हमने जब 3 गोलमेज सम्मेलनों की बात की, जब 3 गोलमेज सम्मेलनों की बात की, तो हम जान लेते हैं कि पहला कब, दूसरा कब और तीसरा कब हुआ। जब पहला, दूसरा और तीसरा कब हुआ, तो ये जॉर्ज पंचम के समय में पहला होता है। किसके समय में, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5 के समय में। कब, 12 नवंबर 1930 को। कब, 12 नवंबर 1930 को। दूसरा कब होता है, इसका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष था रामजे मैकडोनाल्ड, जो था ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था उस टाइम का। कौन, रामजे मैकडोनाल्ड, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, रामजे मैकडोनाल्ड, ध्यान रखिएगा इस बात को आप। दूसरा कब होता है, दूसरा होता है आपका 1931 में। कहां, लंदन में। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहां होता है, लंदन में। और तीसरा कब होता है, 17 नवंबर 1932 में। 17 नवंबर 1932 में। तो आप ये डेट्स मैंने इसलिए लिखवा दी क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीधे डेट्स भी पूछ लेता है, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें, तो इसलिए मैंने डेट्स लिखवा दी। पहला 12 नवंबर 1930, दूसरा 1931 लंदन में, तीसरा 17 नवंबर 1932 को। तो चलिए हम आगे चर्चा कर लेते हैं, इसमें आगे चर्चा कर लेते हैं। जब बात हो रही थी कि मुस्लिम जो है, जब मुस्लिम सदस्यों को सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते थे, तो एक सांप्रदायिक अवार्ड आता है। कौन, सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड, अभी हमने बात की, जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व की योजना बनाई। किसके, अल्पसंख्यकों के, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की योजना बनाई। प्रतिनिधित्व की योजना बनाई। कहा कि अवार्ड में यह बात कही गई कि मुस्लिमों, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। अलग निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तार किया गया और दलितों के लिए भी इसको विस्तारित कर दिया गया। क्या कि मुस्लिम्स के लिए, सिख्स के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी। और क्या कहा गया कि इसमें जो दलित प्रतिनिधित्व था उसको भी विस्तारित कर दिया गया। इस बात से क्या हुआ, जो दलित प्रतिनिधित्व की बात थी, दलित प्रतिनिधित्व की जो बात थी, इस बात से क्या हुआ कि गांधी बहुत ज्यादा नाराज हो गए। कौन,
गांधी बहुत ज़्यादा नाराज हो गए। मुझे समझ में नहीं आता है कि जहाँ पे दलित आते हैं, जहाँ पे दलितों की बात होती है, वहाँ गांधी क्यों नाराज हो जाते हैं। इतिहास के पन्नों से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, आप एक बार उसको रेफरेंस जरूर करिएगा कि जब दलित प्रतिनिधित्व की बात आई, दलितों के लिए भी इसको क्या किया गया, जब विस्तारित कर दिया गया जब प्रतिनिधित्व को, तब जो है गांधी नाराज हो गए और यरवदा जेल में, कहाँ, यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। कहाँ, यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। उस टाइम गांधी कहाँ थे, यरवदा जेल में। अगर आपसे पूछ ले कि जो है जब अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व या जो है 1919 के शासन के अधिनियम के बाद में जो है 1927 या 32 के बाद में गांधी कहाँ थे, यरवदा जेल में। उन्होंने जो है जब दलितों के प्रतिनिधित्व या निर्वाचन के क्षेत्र या सदस्यों को चुनने की बात आई तो गांधी ने क्या किया, यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया। और यहाँ पे मेन बात क्या थी कि गांधी और डॉक्टर अंबेडकर में क्या हुआ, एक पूना समझौता हुआ। कौन सा, पूना समझौता हुआ। ठीक है, तो ये किस लिए था कि गांधी जो है ये चाह रहा था कि जो है दलितों को वोट का अधिकार ना मिले, और डॉक्टर अंबेडकर ये चाह रहे थे कि जो जब सबको वोट का अधिकार है तो दलितों को वोट का अधिकार आखिर क्यों नहीं है। तो इस वोट के अधिकार के लिए दलितों की तरफ से जो दलितों के नेता थे वो किसके लिए लड़ रहे थे, दलितों के वोट के लिए। और गांधी इस बात का विरोध कर रहे थे, कहां से, यरवदा जेल में आमरण अनशन करके। तो हम लोगों ने इस बात पे चर्चा कर ली। तो हमने बताया आपको जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम का आधार बनता है। 1935 के भारत शासन अधिनियम का आधार बनता है। तो अब हमारे पास 2 ही अधिनियम बचे हैं दोस्तों। आज की क्लास में मैं इसको पूरा खत्म करा के ही आपको छोड़ूंगा। तो अब हमारा जो भारत शासन अधिनियम 1935 और 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम है, उन 2 अधिनियमों के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। अगली क्लास से हम पढ़ेंगे जो है संविधान के बारे में। एक एक अनुच्छेद आपको कैसे याद करना है मैं इस बारे में भी आपको बता दूंगा। जैसे आपको वो B3 बुमा वाली टेक्निक बता दी। 8 प्रांतों में विधान परिषदों के गठन की जो अधिनियम 1919 के अंतर्गत किए गए थे, तो उसके बारे में जैसे बता दिया, तो मैं उसको आपको ट्रिक या कोई ऐसा सोल्यूशन बता दूंगा। बहुत लोगों को आर्टिकल्स याद करने में दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत मैं आपकी आगे चलकर खत्म करने वाला हूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ प्रेम एकेडमी पे। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके दोस्त भी इन सब जानकारी से बचे ना रहे इसलिए वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की। इसकी 1935 के भारत शासन अधिनियम की, भारत शासन अधिनियम की 1935 के भारत शासन अधिनियम की। तो अधिनियम 1935 का जो था भारत शासन अधिनियम, इसके अंतर्गत पहली बात क्या की गई, हम सारे महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस पे पहली बात क्या की गई कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। किसकी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। और क्या कहा गया, जिसमें राज्य और रियासतों को क्या एक इकाई के रूप में माना गया। किसको, राज्य और रियासतों को एक इकाई के रूप में माना गया। ठीक है, तो हमने क्या, दूसरी बात क्या, राज्य और रियासतों को इकाई के रूप में माना गया, इकाई के रूप में माना गया। इस अधिनियम ने क्या किया कि केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों में बंटवारा कर दिया। किसने, केंद्र ने क्या किया, राज्य और इकाइयों के बीच 3 सूचियों में बंटवारा कर दिया गया। कौन कौन सी, पहली कौन सी, राज्य सूची, संघ सूची, और तीसरी कौन सी, समवर्ती सूची। राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय थे, राज्य सूची के अंतर्गत कितने थे, 54 विषय थे, 54 विषय। संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय थे,
संघ सूची या इसको संघीय सूची भी कह सकते हैं। संघीय सूची के अंतर्गत कितने विषय थे? 59। और समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय थे आपके? 36। कितने? 36। सीधे सीधे सवाल पूछेगा कि राज्य सूची में कितने विषय थे, तो आपको जवाब क्या देना है कि राज्य सूची में 54 विषय थे। तो इस बात पे भी हम लोगों ने चर्चा कर ली, इस बात पे भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो आगे की बात क्या, आगे जो 1935 के अधिनियम की और जो महत्वपूर्ण बातें थी उनमें उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते। जो 1919 के अंतर्गत डायआर्की सिस्टम जो बनाया गया था, द्वैध शासन व्यवस्था जो थी, उस व्यवस्था को क्या किया गया? समाप्त कर दिया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का शुभारंभ कर दिया गया। किसको? डायआर्की सिस्टम जो था, डायआर्की सिस्टम जो था उसको क्या करके समाप्त कर दिया गया और जो क्या स्वायत्तता का शुभारंभ हो गया, स्वायत्तता का शुभारंभ हो गया, स्वायत्तता का शुभारंभ कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। कहां? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया गया। द्वैध शासन प्रणाली का क्या शुभारंभ किया गया? अधिनियम में कितने, इस अधिनियम को दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जाना जाता है, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कितने आर्टिकल्स थे? इसमें आर्टिकल्स थे आपके 321 और अनुसूचियां कितनी थी आपकी? अनुसूचियां आपकी कितनी थी? 10 अनुसूचियां थी। तो आपको सीधे सीधे सवाल पूछेगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने आर्टिकल, तो आपको आंसर क्या करना है? 321। और अगर अनुसूचियों की बात करता है तो कितनी? 10 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। तो हमने इस बारे में भी चर्चा कर ली। तो चलिए आगे बात करते हैं। हमने अभी जो बात की थी 1919 का अधिनियम पढ़ रहे थे, तो कहा कि 1926 में एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय लोक सेवा आयोग ही क्यों, एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाए। किसका? प्रांतीय लोक सेवा आयोग का भी गठन किया जाए। सेवा आयोग का गठन किया गया। तो इसके अंतर्गत और तीसरी बात क्या हुई कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगली बात पे हम चर्चा करते हैं। क्या? अगली बात पे चर्चा करते हैं। तो ये जो प्रांतीय लोक सेवा आयोग था, ये क्या कर रहा था? या संयुक्त लोक सेवा आयोग, या 2 या 2 से अधिक प्रांतों के जो है परीक्षाओं को संपन्न कराता था, जो ये प्रांतीय जो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए बनाया गया था। तो इस बारे में हम और आगे चर्चा करने चाह रहे हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत एक चीज और हो गई कि दलितों, मजदूरों, महिलाओं के लिए एक अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। किसके लिए? दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए। और जो मजदूर वर्ग था, जो आपका मजदूर वर्ग था, इनके लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। किस? 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। तो ये बात भी महत्वपूर्ण थी, इस बिंदु पे भी आप नजर रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित जो एक भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। मैंने 1858 का जो आपको अधिनियम पढ़ाया था, तो उसके अंतर्गत बताया था कि इसके अंतर्गत 1858 में एक भारत परिषद को एक गठन किया गया था, जिस भारत परिषद को किसमें 1935 के अधिनियम के अंतर्गत समाप्त कर दिया जाता है। कब समाप्त कर दिया जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो चलिए लास्ट बात है इसकी, और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। किसकी? रिजर्व बैंक की स्थापना किसके अंतर्गत की जाती है? 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। किसके? मुद्रा और साख के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी जाती है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। 1935 के अंतर्गत। और 1937 में क्या होता है? इसी में 2 साल बाद कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है। संघीय न्यायालय की स्थापना हो जाती है। तो दोस्तों, हमने जो महत्वपूर्ण बातें थी 1935 के भारत शासन अधिनियम की, उन सभी बातों पे चर्चा कर ली। अब हमारा जो
आज अब ये जो अधिनियम वाला पोर्शन था, जो पृष्ठभूमि थी, जो संविधान बनने से पहले की जो इतिहास से जुड़ी हुई बातें थी, उन सारी बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। अब जो हमारा लास्ट एक्ट बचता है तो वो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम है। कौन सा? 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम है। तो उस अधिनियम के बारे में भी हम अब आगे चर्चा करने वाले हैं। उस अधिनियम के बारे में भी हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने लास्ट एक्ट के बारे में। 1947 का भारत शासन 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, मैं आप थोड़ा सा रिवाइज करिए, मैं डाल लूं। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो 20 फरवरी 1947 को क्या होता है कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। कब? 30 जून 1947 को क्या भारत में ब्रिटिश का शासन समाप्त हो जाएगा। और ये घोषणा कौन करता है? ब्रिटिश प्रधान क्लीमेंट एटली ये घोषणा करते हैं कि 30 जून 1947 को ब्रिटिश क्या है कि ब्रिटिश का जो वो शासन है वो भारत से समाप्त कर दिया जाएगा। इसी बीच क्या होता है कि मुस्लिमों ने एक अपने अलग प्रांत की मांग कर दी या अलग देश की मांग कर दी। तो पाकिस्तान भी 1947 में ही गठित हो जाता है। कब? तो इसके बाद क्या होता है कि इस घोषणा में मुस्लिम लीग ने क्या किया? एक आंदोलन खड़ा कर दिया और भारत के विभाजन की बात कही। जब ये घोषणा करते हैं क्लीमेंट एटली, तो क्या होता है, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे उन्होंने जो है आंदोलन खड़ा कर दिया और जो है भारत के विभाजन की बात कही। कहा कि हमें एक क्या चाहिए? पाकिस्तान की बात कर दी। तो उस बात पे हम लोग और आगे चर्चा करेंगे। खैर अभी भारत पाकिस्तान मुझे नहीं करना है इस वीडियो में, क्योंकि भारत पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ऑलरेडी चल ही रहा है। तो हम जो है पॉइंट की बात करते हैं। ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया और 18 जुलाई को क्या हुआ? ये स्वीकृत हो गया। कब? 18 जुलाई को ये स्वीकृत हो गया। कब? 4 जुलाई को घोषणा की और 4 जुलाई 1947 को घोषणा होती है और 18 जुलाई 1947 को क्या ये घोषणा पत्र स्वीकार हो जाता है। और कब? 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को जो है भारत स्वतंत्र हो जाता है। भारत स्वतंत्र हो जाता है और भारत तथा पाकिस्तान नामक भारत एंड पाकिस्तान 2 अधिराज्य बना दिए जाते हैं। कौन? कितने? 2 अधिराज्य बना दिए जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने जो सारे महत्वपूर्ण अधिनियम थे उन सब के बारे में चर्चा की। आप लोगों ने पिछली 2 वीडियो को बहुत प्यार दिया। हमने 3 वीडियो में इसको समाप्त किया, क्योंकि मैं आपको नहीं चाहता कि आप सिर्फ इसको इस वे में देखें कि मुझे एग्जाम क्वालिफाई करना है, वन डे एग्जाम क्वालिफाई करना है। मैं इस वे तक या इस दूरी तक पढ़ाना चाहता हूं आपको कि कोई भी एग्जाम आप दें तो यहां से कोई सवाल ना छूटे। रही पॉलिटी की बात, एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है कि आप सिर्फ इसको एग्जाम में ही नहीं, आपके दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनके बारे में आपको जान लेना, आपसे बात करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आप बहुत सारे अभी तो मैं सिर्फ जो है पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात कर रहा था। आगे जब अनुच्छेद या जब शेड्यूल्स चलेंगे या आर्टिकल्स चलेंगे तो उनमें बहुत चीज़ें आपसे कनेक्ट होंगी, आपको जानने का बहुत चीज़ें मौका मिलेगा जो और भी आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो दोस्तों आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और जुड़े रहिए प्रेम एकेडमी के साथ में, जहां सफलता ही है हमारा लक्ष्य। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जहां हम केमिस्ट्री क्लास में बात करेंगे और इस विषय की अगली क्लास हम शुरू करेंगे नेक्स्ट डे से। तब तक के लिए बने रहिए प्रेम एकेडमी पे। धन्यवाद।